नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीएससी अड्डा। मैं भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तीसरे पार्ट के रूप में हम यहां पर जानेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। इससे पहले हम दो पार्ट के रूप में बायोटेक्नोलॉजी और डीएनए फिंगरप्रिंट के रूप में चर्चा कर चुके हैं और ये जो वीडियो की सीरीज चल रही है खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में मैं बना रहा हूँ और एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है उसके अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता दे रखा है। इसके अलावा एक नॉर्मल पर्पस जिनको सामान्य रूप से भी जानना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होता है तो भी उनके लिए वीडियो है, यानी कि दोनों पर्पस के रूप में है। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये आपके बाकायदा मेंस के एग्जाम में यहाँ पर काम आ सकता है। तो वीडियो में मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो कंप्यूटर और मशीनों को मनुष्य की तरह व्यवहार करने के योग्य बनाती है। इससे युक्त मशीनों में मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करने की क्षमता आ जाती है, लाइक दैट ज्ञान अधिग्रहण, निर्णय, संबंधों को समझना और विचार करने की शक्ति। अगर इसको मैं अपने एक सिंपल फॉर्म में बताऊं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से बुद्धि को तैयार करना। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमने कृत्रिम रूप से दिमाग का निर्माण कर लिया है या हमने कृत्रिम रूप से इंसानों को बनाना शुरू कर दिया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती क्या है इसको हम अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल बेसिक रूप से आपको मिल भी जाएगी। अब बहुत सारों का मानना होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब यानी कि हाई टेक्नोलॉजी या जो रोबोट्स होते हैं वो, हालांकि वो है इसमें, लेकिन इसका सरल फॉर्म क्या है आइए हम इसे जानना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे जो लैपटॉप की स्लाइड है और मैंने जो सर्च इंजन है गूगल, वहां पर कुछ सर्च किया। इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि गूगल जो है वो सर्च इंजन भी कैसे एआई के रूप में काम करता है। यहाँ पर आप देखिए कि जो सर्च की लाइन है वहां पर मैंने सिर्फ 3 अक्षर लिखे हैं ART। इतने में इसने मुझे बहुत सारी चीजें सजेस्ट की, जैसे आर्टिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आरटी, आर्टिकल 15, बहुत सारी चीजें। मतलब आप समझिए कि मैंने सिर्फ 3 शब्द यहाँ पर सर्च किए, इसके अलावा इसने मुझे बहुत सारे चीजें जो हैं वो पहले से यहाँ पर सजेस्ट कर दी। अब यहाँ पर ये ही क्या कहलाती है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माने तो जो गूगल है उसके पास भी क्या है AI है। मैंने सिर्फ 3 अक्षर लिखे, उसने खुद की समझ के आधार पर, खुद की बुद्धि के आधार पर मुझे यहाँ पर बहुत सारे क्या दे दिए, सजेशन दे दिए। तो यहाँ पर AI भी आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपके आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि मेरे यहाँ पर जो गूगल डॉक में आर्टिफिशियल था उसी को लेकर इसने यहाँ पर मुझे क्या सजेस्ट कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जो गूगल डॉक होता है वो भी किसका है, गूगल का है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आप एकोनेक्स देखिए, ये भी गूगल का ही है। मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च करने की कोशिश करी। मान लेते कि मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं आती और यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो मैंने बकायदा पूरी तरीके से गलत लिखा है और यहाँ पर मैंने इसको इंटेलिजेंस लिखा है। लेकिन आप देखेंगे कि जो सर्च इंजन है उसने मुझे यहाँ पर साफ बताया कि इसके परिणाम दिखाए जा रहे हैं और इसने मुझे स्पेलिंग सही करके दी है। हालांकि ये भी कह रहा है कि क्या आप यही खोजना चाहते हैं। और एक और चीज गौर करेंगे तो इसने 0.61 सेकेंड में लगभग मुझे इतने सारे परिणाम दिए हैं। अगर मैं आगे भी जाऊंगा तो मुझे बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अब गूगल यहाँ पर जो भी काम कर रहा है वो सारा किसके ऊपर काम कर रहा है, AI के रूप में। मतलब ये अपनी समझ के आधार पर ही यहाँ पर अपने आप मुझे सजेस्ट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप ये चीज देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है, बस आप वो चीजें नोटिस कीजिए कि आसपास आपके जो मशीनें हैं या आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, वहां पर जब टेक्नोलॉजी खुद के अनुसार काम करने लग जाए तो वही क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा जैसे कि आपने बहुत सारे गूगल असिस्टेंट्स का यूज किया होगा, जिसमें आप अपने मोबाइल का जो बीच का की उसे दबा के रखेंगे तो ये ओपन हो जाता है। वहां पर आपसे जो है गूगल असिस्टेंट बहुत सी बार पूछता है हाउ कैन आई हेल्प यू, या बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर भी आप जब बोलते हैं तो सामने से आपको भी आवाज के रूप में रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा आप बहुत सी बार चाहे तो इससे कॉल भी कर सकते हैं, यानी कि आप में से बहुत सारे यूज नहीं किया या किया है तो मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पर जैसे कि बोलते हैं कि मेक अ फोन कॉल
और आगे आप जिस किसी फ्रेंड का नाम लेंगे तो बकायदा उसे कॉल कर देगा, या आप इसे अलार्म भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर बोलकर, बहुत सारी चीजें हैं। तो यानी कि गूगल अपने आप में एआई का एक अच्छा खासा जो एग्जाम्पल है वो है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके पास में है, जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पकड़ हो जाए। मोस्टली आप में से बहुत सारे लोग फेसबुक चलाते होंगे। फेसबुक पे अगर आप एक बार आईडी बना देते हैं, देन उसके बाद अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम लॉगिन करें और अगर आपके पासवर्ड गलत आ जाए तो ये आपसे साफ बोल देगा कि इनकरेक्ट पासवर्ड है। यानी कि एक बार जो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, इसको सारा कोडेड मिल चुका है, इसकी एआई काम करती है ताकि जो इसकी सिक्योरिटी है वो कोई दूसरा ना तोड़ सके। यानी कि जो एफबी है वो भी किसके रूप में काम करता है, बकायदा एआई के रूप में यहाँ पर काम करता है। अधिकांश जो सोशल साइट्स है वो भी काम करती है। यूट्यूब जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उसका अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप अगर YouTube पे अधिकांश जो वीडियो देखते हैं या सर्च करते हैं, आपका जो होम पेज होता है YouTube का वो उसी हिसाब से आपको सजेस्ट करता है। अगर आप कोरोना से रिलेटेड खबरें देखेंगे तो आपको वही बताएगा, या आप और भी जो खबरें हैं, आप ज़्यादा सॉन्ग सुनते हैं तो आपका होम पेज उसी हिसाब से आपका होम पेज यहाँ पर YouTube का बन जाएगा। तो ये बेसिक एग्जाम्पल थे। आप सोच रहे होंगे कि जो सर हमें बता रहे हैं सिर्फ इतना ही है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और नहीं। तो और जो चीजें हैं वो हम आगे देखेंगे एक एक करके। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एक करके अच्छे समझाता हूँ। अब जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसके लाभ क्या होते हैं, और इसके अलावा भी जो एआई है वो कहाँ काम करता है, ये आगे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि इंसानों की तुलना में एआई की त्रुटि दर कम होती है, या अविश्वसनीय सटीकता और गति से कार्य करने में सक्षम है। मोस्टली एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि आजकल जो फैक्ट्री होती है जहाँ पर जो ऑटो इंडस्ट्री काम करती है, वहां पर इंसानों के बजाय अधिकांशतः आपको मशीन देखने को मिल जाए। अब स्वाभाविक सी बात है कि एक मशीन जितना अच्छा बिना त्रुटि के कोई कार्य कर सकती, इंसान के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। एक ये चीज आपको यहाँ पर देखने को क्या मिल जाएगी। और इसके अलावा स्पीडली काम होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर कि एक मशीन जितना काम कर रही है वो लगभग 10 लोगों के बराबर काम कर जाती है। फिर उसके बाद ना तो इसका थकना और ना ही इसकी कोई त्रुटि यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। इसके अलावा ये कि कठिन दूर परिस्थितियों और वातावरण से प्रभावित नहीं होती हैं, खतरनाक कार्य भी कर सकती है। अंतरिक्ष में अन्वेषण करना मतलब जो खोज वगैरह की बात करते हैं, खनन समुद्र तल के नीचे, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि अंतरिक्ष में हम वैसे जो सैटेलाइट वो भेज रहे हैं, और सैटेलाइट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एआई का। हम कॉलिंग पर बात करते हैं या हम डीटीएच चलाते हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, सब में जो सैटेलाइट है उसका अच्छा खासा यूज हो रहा है, और वो एआई का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। यानी कि वही अपने आप समझ जाते हैं कि हमें क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए। खनन करने में मैं जेसीबी अगर एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा। इसके अतिरिक्त समुद्र तल के नीचे तो इंसान जाना पॉसिबल नहीं, वहां पर भी मशीन ही काम करेगी। और खतरनाक कठिन काम में तो स्वाभाविक सी बात है इंसानों की जगह मशीन का काम करना ज्यादा सही रहेगा। इसके अलावा दैनिक जीवन में इसके प्रयोग लाभदायक हो सकते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी, जीपीएस निर्देशन, उद्घोषणा करने में आसान। जैसे कि आपने एक चीज सुनी भी होगी कि जो बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, वो अब ड्राइवरलेस कार लाने वाले। अब आप ये सोचिए कि यहाँ तक हम इंसान चलाते हैं फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या ड्राइवरलेस कार होना पॉसिबल है? इसकी संभावना तो है, लेकिन आप ये सोचिए कि जो ड्राइवरलेस कार है वो काम कैसे करेगी। सबसे पहली चीज उसमें जो काम करेगा वो है जीपीएस, इसके अलावा सेंसर, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने उस कार में पहले से ही प्रोग्राम कोडेड कर दिया है। जीपीएस बहुत सारी चीजों का उपयोग करके वह खुद समझकर बुद्धि लगाकर क्या करेगी, उसका उपयोग यहाँ पर कर सकती। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा कि सेल्फ ड्राइविंग जो है वो भी होने लग जाएगी भविष्य में। स्मार्टफोन तो है ही सही, टीवी जो अब नई आने लग गई है उसमें आप स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको एआई को देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा और है कि धोखाधड़ी का पता लगाने में इसका लाभ लिया जा सकता है। जैसे कि अगर बैंक फ्रॉड, डिजिटल कार्ड आधारित सिस्टम से फ्रॉड किए गए तो हम इसका पता लगा सकते हैं। ये दोनों तरफ काम करता है। जो हैकर है उसके लिए भी एआई काम करता है, और अगर जैसे कि आपके खाते से बहुत सी बार पैसे फ्रॉड के रूप में निकाल लिए जाएं, तब ट्रैकिंग करने के लिए अक्सर इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हो या जो ट्रैकिंग डिवाइस हो या जीपीएस हो उसका हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सबका मिला जुला रूप क्या काम करता है, एज एआई के रूप में काम करता है, और हमारी क्या करता है, हेल्प यहाँ पर
करता है। और आगे हम बात करें तो आज के समय जो डेटा संचयन है और उसका रखरखाव बहुत कठिन हो गया है, और ऐसे में डेटा और रिकॉर्ड के रखरखाव और उसके विश्लेषण के लिए सस्ती और सुरक्षित व्यवस्था एआई आपको दे सकता है। मतलब डेटा स्टोर की मैं बात करूं, जैसे कि इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो वो ये कि एक खबर निकल कर आई थी कि भारत में जितने भी लोग हैं उनका जो आधार कार्ड का डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है। इस पे सवाल भी उठे थे प्राइवेसी को लेकर, तो भारत सरकार ने कहा था कि हाँ, हमारा डेटा स्टोर है। इसके अलावा आप कभी ये मत सोचिएगा कि जो यूट्यूब पे वीडियो होते हैं वो कभी आपकी मेमोरी में तो नहीं आते हैं आपके स्टोर में, लेकिन इनके लिए जो बड़े बड़े रूम बनाए गए हैं, खासकर अफ्रीकन कंट्री में जमीन के नीचे इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। वहां पर बहुत सुपर कंप्यूटर है और वहां पर डेटा रिकॉर्डिंग में इनका काम होता है। तो डेटा संचयन में भी एआई काम करती है। इसके अलावा लोगों के मनोरंजन के साधन के रूप में रोबोटिक फिल्म में वीडियो गेम्स के लिए मनोरंजन के लिए अच्छे साधन है। रोबोट या रोबोटिक पालतू जानवर भी मनुष्य के लिए यहाँ पर आजकल अच्छी चीज के रूप में निकल कर आए हैं। ये जो फोटो है, मोस्टली बच्चे जो इंटरनेशनल अफेयर से जुड़े होंगे वो जानते होंगे। ये एक रोबोट है जिसका नाम सोफिया है और सऊदी अरब की इसे नागरिकता भी मिल चुकी है। इसके आप बकायदा यूट्यूब पे जाकर वीडियो देखेंगे, आप इससे जो प्रश्न पूछेंगे आपको इसका बकायदा जवाब मिलेगा। ये आप देखेंगे कि इंसानी रूप में दिख रहा है, लेकिन पीछे यहाँ बकायदा प्रोग्राम फिट है। ये एआई का एक अच्छा चलता फिरता नमूना है जो ये बताता है कि फ्यूचर एआई का यहाँ पर क्या है, होने वाला है। इसके अलावा आप लोगों में किसी ने अगर जो अलेक्सा है, अमेजन का एक आता है ऑडियो प्लेयर, जिसमें अगर आप बोल कर कोई सा भी गाना सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं वीडियो गेम्स की बात करूं और जिसमें अगर हम पबजी का नाम लेंगे तो वो भी सबसे ज़्यादा सही रहेगा। 2 GB का जो गेम है, चाहे आपने ना खेला हो या खेला हो, तो एआई के रूप में बहुत अच्छे से काम करता है। हो सकता है आप में से पबजी ना खेला हो, लूडो तो शायद आप अभी लॉकडाउन के दौरान खेल ही रहे होंगे। आप लूडो में भी नोटिस करेंगे कि अगर आप जब कभी खेलते हैं और आपका नंबर 4 आता है तो वो कभी मिस्टेक नहीं करेगा और बकायदा 4 उसे जो चाल चलनी है वो वहां पर बिल्कुल चलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो गेम्स, रोबोट या जो रोबोटिक फिल्में हैं, खासकर मैं हॉलीवुड मूवीज की बात करूं और हमारे यहाँ पर बाहुबली की बात करें, वीएफएक्स का जो अच्छा खासा यूज किया है, या हॉलीवुड में एवेंजर मूवी की जो सीरीज है बहुत सारी है, या डायनासोर, वहां पर उन्होंने अच्छा खासा एआई का रूप में उपयोग किया है। इसके अलावा नॉर्मल सी बात है कि भावनाओं में बिना बहे तर्क संगत तरीके से काम कर सकता है और गलती इसमें न्यूनतम या न के बराबर होती है। इसके अलावा और हम यहाँ पर बातचीत करें तो इसका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में काफी लाभदायक है। रोगों का पता लगाने, उसका निदान, लोगों के स्वास्थ्य जोखिम में आधा करने, चिकित्सा आंकड़ों का विश्लेषण करने और रोबोट रेडियो शरीर भविष्य में अन्य प्रकार की सर्जरी के लिए इसके माध्यम से की जा सकती है। तो अभी बहुत सारी जो सर्जरी है वो अब रोबोट के माध्यम से होने लगी है। इसके अलावा जो खासकर जो डेटा है, जहाँ मैं अभी आपको अभी जो कोरोना चल रहा है उसी में आप देखेंगे कोविड-19 की साइट है, उस पर डेटा अपडेट होता रहता है। एआई के हिसाब से उसमें ग्राफ बने हुए हैं। अगर आप इंडिया की साइट सर्च करेंगे तो वहां पर महाराष्ट्र आपको सबसे ज्यादा लाल कलर मिलेगा, क्योंकि मामले ज्यादा है। पूर्वोत्तर राज्य मामले कम है तो उसका जो कलर है वो व्हाइट मिलेगा। ये सब एआई के रूप में डिपेंड करता है, जहां पर फुल्ली फंक्शनड ये काम करते हैं। अब हम बात करें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग की, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि रोबोट सर्जरी है इसे। इसके अलावा जो चैट बोर्ड की हम बात करें, चैट बोर्ड में आपको बताता हूँ, जैसे कि आप में इसमें होता ही है कि एक फंक्शंस होता है, उसमें चैटिंग होती है, वो कंप्यूटर के थ्रू होती है। आप इसमें कोई भी मैसेज करेंगे आपको फटाफट जवाब मिलता जाएगा। उसमें सामने बैठकर कोई व्यक्ति चैट नहीं करता है, वो कंप्यूटर का प्रोग्राम चैट करता है और उसके आंसर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं वहां पर। जैसे कि अभी जो मेडिसिन फील्ड है, इसमें जो डॉक्टरों से आप कंसल्टेंस करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, तो वहां पर भी ये चीज निकल कर आई है स्वास्थ्य क्षेत्र में। व्यापार क्षेत्र में बात करें तो अत्यधिक दोहराव, मतलब जहां पर मतलब यहाँ पर कुछ चीजें रिपीट होगी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये मेंस आंसर राइटिंग हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार क्षेत्र में इसका बहुत अच्छे से प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर वेबसाइट पर जो चैटिंग है वो भी इसके थ्रू होने लग गई है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम मतलब यानी कि जो कंप्यूटर पहले से प्रोग्राम किए जाते हैं वो आजकल होने लग गए। इसके अलावा जो इंटरनेट पर आजकल जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो भी जो रोबोट हैं वो इंटरव्यू लेने लग गए हैं लोगों का।
बात करें हम शिक्षा क्षेत्र में, तो शिक्षा क्षेत्र में तो वैसे हम यूट्यूब, गूगल का बहुत अच्छे से प्रयोग कर ही रहे हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी एआई का अच्छा खासा प्रयोग है यहाँ पर। इसके अलावा धीरे धीरे, क्योंकि और ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी जो शिक्षा है, क्योंकि चाइना में लगभग 60% जो एजुकेशन वो अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, और लॉकडाउन का अच्छा खासा असर दिखेगा। बच्चे अब धीरे धीरे ऑफलाइन से ऑनलाइन पे शिफ्ट होंगे, वहां पर भी एआई का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा स्कूलों की जो ग्रेडिंग हो, रिकॉर्ड कीपिंग हो, बहुत सारी चीजें हैं। और ये भी सुनने में आता है कि जो जापान है वहां पर अब जो टीचर के रूप में रोबोट आने लग गए हैं, और आने वाले भविष्य में पढ़ाने का काम रोबोट के हाथ में धीरे धीरे शिफ्ट हो सकता है। अब और भी देखें तो वित्तीय क्षेत्र में भी इसका प्रयोग हो रहा है। इसे व्यक्तिगत वित्त अनुप्रयोगों पर लागू किया जा सकता है तथा व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने और प्रदान करने में सहायक हो सकती है। मैं वित्तीय क्षेत्र में अगर नॉर्मल रूप से बात करूं, आप में से अधिकतर लोग यूपीआई का भी यूज कर रहे होंगे। फोन पे, गूगल पे की बात करें तो वहां पर वो आपको बहुत सारे ऑफर देता है आजकल, इसी की वजह से हम ट्रांजेक्शन इजी कर पाए। या मैं एटीएम भी इसका अच्छा सा बताऊं आपको एग्जांपल, तो वो भी सही रहेगा। आप एटीएम में, ये आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा कि आपने कभी 500 टाइप किया और आपको 1000 वो हाथ में दे दे, या 500 बजाय 400, बिल्कुल नहीं। प्रोग्राम फिक्स होते हैं, वो भी एआई का यूज करता है और बकायदा अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करता है। रोबोट की हम बात करें तो रोबोट का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया है, और जहां पर इंसान द्वारा काम नहीं होता है वहीं पर रोबोट काम कर सकते हैं। एक चीज ये भी सोचिए, रोबोट मतलब जो अक्सर आप सोचते हैं रोबोट मूवी में जो चिट्टी हो बिल्कुल वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। रोबोट मतलब इतना कि जो भी चीज इंसान का काम इंसान की जगह करने लग जाए वो रोबोट कहलाती है। अगर मैं कहूँ कि आजकल जो बैंक हैं उनमें एक ऐसी मशीन आने लग गई है जिसमें आप अपनी पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। पहले इसकी जगह व्यक्ति बैठा होता था, अब वहां पर एक मशीन आ गई, तो उस मशीन को हम रोबोट कह सकते हैं। आप अपने दिमाग में कभी भी सिर्फ रोबोट के लिए इंसान की इमेज के फॉर्म को ना डालें तो बेहतर होगा। गेमिंग क्षेत्र की मैं बात करूँ तो शतरंज, पोकर, एडवेंचर, रेसिंग, शूटिंग वाले बहुत सारे गेम है, और आप में से अक्सर भी बहुत सारे बच्चे खेल भी रहे होंगे, तो यहाँ पर भी एआई का यूज होता है। साइबर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है, और खासकर सिक्योरिटी ग्रुप में एआई हमें बहुत अच्छा यूज देता है। जैसे कि आप अपना मोबाइल का सिक्योर कर पा रहे हैं फिंगरप्रिंट के रूप में, या आपका पैटर्न लोगो वैसे, तो वहां पर जैसे गलत होगा या 5 बार से आप ज्यादा गलत पासवर्ड डालते हैं तो वो 30 सेकंड के लिए आपको ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देता है। यानी कि उसे इस बात की समझ है कि जो व्यक्ति अभी इस उपकरण का उपयोग कर रहा है वो आधिकारिक रूप से इसका मालिक नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें इसका अनुप्रयोग है। अब जो चीज फायदेमंद है उसके नुकसान भी जरूर होंगे, तो एआई के हम थोड़े नुकसान भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो एक बहुत ही खर्चीली प्रणाली है, इसको बनाने में और मरम्मत करने में बहुत धन और समय लगता है। तो अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर जो छोटे इलाके हैं वहां पर की फैक्ट्रियों में आपको कोई रोबोट्स या कोई मशीन देखने को नहीं मिलती, वहां पर आज भी इंसान ही काम करते हैं। या आपको अक्सर ये सुनने में आता होगा कि भारत में बहुत सारी जगह जो आपके नाले होते हैं, गटर वगैरह, इनको साफ करते हुए बहुत सारे मजदूरों की मौत हो जाती। तो वहां पर भी क्या होता है कि जो रोबोट्स वगैरह आते हैं बहुत महंगे होते हैं, तो इनको जो परचेस कर पाना संभव नहीं होता है। दूसरी बात, कृत्रिम बुद्धि के आने की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादातर जो इंसानों कार्य है वो धीरे धीरे जो रोबोट शिफ्ट कर रहे हैं। ये अगर मैं नॉर्मल सा कहूँ तो आप में से अधिकांश लोग आजकल जो बैलेंस है वो अपने मोबाइल से डाल लेते हैं। जो बैंक में है वो जो पासबुक छापने वाली जो मशीन है वो शिफ्ट कर दी गई है। जेसीबी जो है वो लगभग 10 लोगों का काम कर रही है। तो ऐसे में धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ेगी और रोबोट की तरह ये शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मानव जैसी निर्णय और विश्लेषण क्षमता की कमी होती है, ये घातक सिद्ध हो सकती है। इतना तो कंफर्म है कि एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें, लेकिन फिर भी एक रोबोट की जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो इतनी बेहतर नहीं होती है मानव जैसी। तो हर जगह आप एआई को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसके बाद में कि इसका प्रयोग धीरे धीरे इंसान के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि धीरे धीरे इंसान इसका गुलाम होता जाएगा और तकनीक इस पर हावी होगी। स्वाभाविक सी बात है, इसका आप देखेंगे आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर खेल खेलने के बजाय मोबाइल में वीडियो गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है कि जो इंसान है धीरे धीरे इसका गुलाम होता जा रहा है, और मेंटेलिटी भी उस पर डिप्रेशन होता है और शारीरिक विकास भी वो नहीं कर पाता। एक और चीज, एक कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग केवल वही कर सकते हैं जिनके पास कौशल और पूंजी होगी। ऐसे में समाज में असमानता और बढ़ाएगी तथा पूंजी और संसाधनों के केंद्रीकरण को बढ़ावा देगी। डेफिनेटली मैं यहाँ पर बात करूँ तो जिनके पास एआई संसाधन युक्त होंगे या जो अमीर घराने के बच्चे होंगे वही इनका उपयोग कर पाएंगे। गरीब घर के जो बच्चे होंगे ना उनके पास मोबाइल होगा,
ना वो ऐसे संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे जिनके कारण वो अपना विकास कर पाए। तो यहाँ पर ये अमीर और गरीब वर्ग में बढ़ जाएगा और एक तरीके से जो पूंजीवादी लोग हैं उनके पास एआई शिफ्ट होता चला जाएगा। उसके बाद में आजकल इसका उपयोग भंडार जो आंकड़े हैं उनको भंडारित करने में किया जा रहा है, स्टोर करने में। लेकिन एक दिक्कत ये है कि अगर डेटा डिलीट हो जाए तो उसको रिकवर या रिस्टोर करना मुश्किल होता है। इंसानों के लिए समस्या नहीं होती है, लेकिन एआई के साथ में ये समस्या हो जाती है। उसके बाद सबसे बड़ी कमी है अपनी सृजनात्मकता की कमी। सृजनात्मकता मतलब ये होता है आप खुद ही किसी चीज को जब डेवलप करते हैं, धीरे धीरे आप सीखते हैं, लेकिन मशीन सीखती नहीं है, हमें उसे सिखाना पड़ता है या उसमें प्रोग्राम फिक्स होते हैं, उससे ना तो कम ना वो ज्यादा काम करती है। उसके अलावा मानव संवेदना से भरे कार्यों हेतु योग्य नहीं होती है, भावना कमी होती है। तो आपको रोबोट मूवी अच्छे से याद होगी सही, वहां पर जो एक आग बचाने वाला आपको सीन याद होगा, तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि जो रोबोट होता है उससे ये फर्क नहीं पड़ता है इंसानों की फीलिंग से, उसको सिर्फ काम करना होता है। ठीक है। इसके अलावा ये भी है कि इसमें स्वयं की क्षमता नहीं होती है, इसलिए यदि गलत हाथों में पड़ गई तो विनाश का कारण बन सकती है। तो रोबोट मूवी के आप दोनों पार्ट देखेंगे तो जब यही चीज है कि रोबोट जब किसी गलत या आतंकवादियों के हाथ में पड़ जाएंगे तो इंसान के लिए खतरा यहाँ पर ये बन सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो क्या भारत में एआई विकास कितना अच्छे से हो पा रहा है, तो यहाँ पर ये पहलू भी जान लीजिए आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो भारत अमेरिका और चीन जैसे अन्य देशों के मुकाबले एआई में पीछे, डेफिनेटली पीछे हैं, क्योंकि भारत में अभी भी दो वर्ग बटे हुए, जनसंख्या ज्यादा है, हमारा देश अभी इतना साक्षर है नहीं और टेक्नोलॉजी में हम इतना अभी आगे आए नहीं, तो भारत पीछे है। इसके अलावा भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रचलन वैश्वीकरण के उत्पाद के रूप में बढ़ा है, इसमें सरकार और संस्थान के योगदान की कमी है। आपको शायद बहुत ही कम भारतीय कंपनियां याद होगी जो रोबोट्स या ऐसी मशीन के रूप में काम करती। अधिकांशतः आज भी एआई के रूप में 1991 के बाद में जो बाहर से कंपनियां आई है, चाहे अमेजन हो चाहे एप्पल की कंपनी में बात करूं, बहुत सारी बाहर से जो कंपनियां आई है वही एआई का विकास करी। भारत सरकार इतना इंटरेस्टेड इसमें अभी नहीं है। उसके बाद बिग डेटा और डेटा माइनिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भारतीय नीति निर्माताओं के द्वारा भी उपेक्षित रहा है और ज्यादातर डेटा भारत के बाहर है, रखाव इसके लिए चुनौती है। अब बिग डेटा और डेटा माइनिंग क्या होता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब ये समझिए कि भारत में जो अक्सर डेटा होता है, चाहे फेसबुक का हो, व्हाट्सएप का हो, यूट्यूब का हो या आपसे रिलेटेड जो भी डेटा हो, वो अक्सर भारत के बाहर स्टोर होता है, अफ्रीकन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में। और जब कभी अगर हमारे निजी डेटा दूसरे देशों में स्टोर होंगे तो ये भी एक समस्या है। भारत में भी कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर डेटा स्टोर किया जाता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, वाकई में यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी का डेटा स्टोर होता है। इसके लिए लगभग 1000 एकड़ की जमीन होती है जहां पर बड़े हाउस बने होते हैं और वहां में ये जमीन के नीचे ठंडे क्षेत्रों में स्टोर होते हैं। इसके अलावा बात करें तो भारतीय नीति निर्माता द्वारा बुनियादी ढांचे को महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजिंग जैसी वैश्विक कंपनियां भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की योजना बना रही। तो वही बात की जो भारतीय कंपनियां हैं, या चाहे हम टाटा, बिरला या इन कंपनियों की बात करें, रिलायंस की, तो एआई के रूप में आपको आगे नहीं दिखेंगी। विदेशी जो कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, ये ही यहाँ पर हमारे लिए एआई के रूप में काम कर रही है। इसके अलावा और भी देखेंगे तो भारत में जो एआई का विकास है वो उपभोक्ताओं, उत्पाद और सेवा तक केंद्र है। मतलब ये कि अधिकांश जो प्राइवेट सेक्टर है वही चला रहे हैं, भारत सरकार इसमें अभी तक अपना कोई इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिखा रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को बनाने का दोनों पर्पस है, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहां पर जाके आप इसका पीडीएफ अवेलेबल कर सकते हैं। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा हो मुझे आप जरूर बताएं, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।